सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 12 भारत के संविधान का निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर 11 दिसंबर सन 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। प्रश्न क्रमांक 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उत्तर, भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। प्रश्न क्रमांक 4, हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? उत्तर, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न 5, किसके नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति बनाई गई थी? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय संविधान की उद्देशिका लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर थे, समझाइए। उत्तर, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, स्वतंत्र भारत में संविधान में देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त है। सन 1935 के अधिनियम में इस अधिनियम के अनुसार 11% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें से धनवान प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को शामिल किया गया था। अंतर 2, स्वतंत्र भारत में देश में संघीय व प्रांतीय स्तर पर लोकसभा व विधानसभा, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था है, जबकि 1935 में गवर्नर जनरल व गवर्नरों को केंद्रीय, प्रांतीय, उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने में असीमित एवं विशेष अधिकार दिए गए थे। अंतर 3, स्वतंत्र भारत में भारत सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जबकि 1935 में पूर्ण स्वतंत्रता भारत को नहीं थी। अंतर 4, स्वतंत्र भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि 1935 में गवर्नर सर्वाधिकार संपन्न था, अर्थात वास्तविक शक्ति गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधीन थी, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। अंतर 5, स्वतंत्र भारत सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है, जबकि 1935 के अधिनियम में किसी भी प्रकार का अधिकार संशोधन पर ब्रिटिश संसद की अनुमति का अधिकार था। गवर्नर को विधायिका के कानून अमान्य करने की शक्ति थी। प्रश्न क्रमांक 2, अगर आपको अपनी शाला के लिए एक संविधान बनाना हो तो किस प्रक्रिया से बनाएंगे? अपने स्कूल के लिए क्या उद्देश्य रखेंगे? उत्तर, सभी छात्र द्वारा चुने गए छात्र प्रतिनिधि और प्राचार्य द्वारा मनोनीत अध्यापकों के द्वारा गठित सभी प्राचार्य के निर्देशन में संविधान बनाएंगे। स्कूल के लिए उद्देश्य इस प्रकार होंगे। पहला, विद्यालय परिसर, कक्षा में स्वच्छता की व्यवस्था होगी। दूसरा, विद्यालय में प्रसाधन की व्यवस्था होगी। तीसरा, विद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी। चौथा, विद्यालय के समस्त कर्मचारी, शिक्षकों और विद्यालयों की अनुशासनबद्धता की होगी। पांचवा, विद्यालय के सभी सदस्यों के लिए समय की पाबंदी होगी। छठवां, पाठ्यक्रम समस्त कक्षाओं में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होगी। प्रश्न क्रमांक 3, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए
क्या कदम उठाए? उत्तर, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख कदम इस प्रकार उठाए। पहला, प्रश्नावली का प्रयोग। प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विचारों से परिचित होने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रयोग। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार परामर्श समिति के विचारों को पारदर्शिता के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करके जनता को भी विचार विमर्श का अवसर दिया गया, ताकि संविधान में व्यापक सिद्धांतों पर विचार विमर्श हो। तीसरा, आम सभाओं का आयोजन। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ और अक्सर विरोधाभासी विचार भी प्रस्तुत हुए। प्रत्येक सुझावों पर गंभीरता से विचार किया गया और अपनी सहमति असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया गया। प्रश्न क्रमांक 4, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संविधान सभा की रचना किस सीमा तक लोकतांत्रिक थी? समझाइए। उत्तर, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में इस प्रकार महत्व है। पहला, इच्छित अभिलाषा की प्राप्ति। जनता अथवा नागरिक, इनको जो अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है उससे व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर मिलता है, जिससे वह व्यक्तित्व निर्माण व गौरव गरिमा में वृद्धि कर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। दूसरा, क्रांतिकारियों के त्याग का प्रतिफल। हमारे क्रांतिकारियों ने जिस लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का स्वप्न देखा था, वह राज्य निर्मित करने और हमारे देश की गरिमा को बनाए रखने का अवसर संविधान की उद्देशिका में निहित है। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करने का अवसर मिलता है, जो अखंड भारत, सर्वधर्म पर विश्वास और संस्कृति के उत्थान को प्राथमिकता देता है। चौथा, शासन की नीतियों को आत्मसात करना। नागरिकों के प्रदत्त अधिकार और उसकी सुरक्षा इसमें समाहित है। शासन की नीतियां संविधान के अनुसार संचालित होने की गारंटी मिलती है। यही एक सुनिश्चित समाज व लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण के दायित्व को निभाने के लिए प्रेरित व बाधित करती है। पहले चुनी गई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को चुनकर ही संविधान सभा का गठन किया गया, अर्थात जनप्रतिनिधि से ही संविधान सभा निर्मित हुआ था। इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान सभा काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक थी। प्रश्न क्रमांक 5, आपको संविधान के मूल में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा? कारण सहित समझाइए। उत्तर, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में खड़े ना हों, एक साथ रहे और अपनी सामूहिकता को बनाए रखे, इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते जहाँ केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखे, सहयोग करे और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करे। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो या जिसमें केवल राष्ट्र सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। संविधान के मूल सिद्धांतों में संवैधानिक मूल्य अंकित है, जिनके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है, बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है। इससे ही देश की गरिमा, एकता और अखंडता की भावना बनी रहेगी। प्रश्न क्रमांक 6, संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? उत्तर, संविधान निर्माण का कार्य बहुत ही गंभीरता से किया गया। पहला, राजा महाराजाओं ने सन 1947 के बाद धीरे धीरे अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजना प्रारंभ किया। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। तीसरा, संविधान प्रारूप समिति बनने के बाद रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चौथा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। पांचवा, 60 देशों के संविधान विशेषज्ञों से संविधान संबंधी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करवाया गया। छठवां, प्रांत की विधानसभा
व जन सामान्य की राय भी मानी गई। 7वां, संविधान में संशोधन एवं सुझाव पर विधिवत तर्क होते रहे। 8वां, संविधान की 2 पांडुलिपियां तैयार की गई। 9वां, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान निर्माण पूर्ण हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? उत्तर, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन नामक एक समिति को भारत भेजा ताकि यह पता किया जा सके कि स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी तथा नए संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा। काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात यह सुझाया गया कि 1935 के नियमों के अनुसार ही चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सीधे चुनाव न करवाकर पहले से ही चुनी गई प्रांतीय सभाओं से प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया जाए। इस प्रकार 11 प्रांतों में से 292 प्रतिनिधि चुनकर सामने आए। रजवाड़ों के क्षेत्रों में से 93 प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा बने। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान से एक एक प्रतिनिधि आया। इस प्रकार जुलाई सन 1946 तक अप्रत्यक्ष मतदान व्यवस्था से 389 प्रतिनिधि संविधान सभा में आ गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि प्रांतीय सभा में चुनकर आए। इस प्रकार संविधान सभा का गठन एक लोकतांत्रिक ढंग से किया गया। प्रश्न क्रमांक 8, भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य है, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य है, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख बातों का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय यह है कि राज्य आंतरिक तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र है, वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता। धर्म के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने और अपने ही ढंग से उपासना करने में स्वतंत्र होता है। तीसरा, समाजवादी। समाजवादी राज्य से आशय ऐसे राज्य से है जिसमें नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त हो। इसमें धनी निर्धन का भेदभाव नहीं होता। चौथा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक राज्य से आशय यह है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। वे निर्धारित चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, जो सरकार का निर्माण तथा संचालन करते हैं। पांचवा, गणतंत्र। गणतंत्र से आशय है कि राज्य का अध्यक्ष कोई बादशाह नहीं होगा, वह निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। प्रश्न क्रमांक 9, संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। उत्तर, संविधान की प्रस्तावना का महत्व इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना संविधान की आत्मा का दर्पण है। दूसरा, जब संविधान की कोई धारा संदिग्ध या अस्पष्ट हो तो न्यायालय उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। तीसरा, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। चौथा, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, जो संविधान के मौलिक ढांचे को व्यक्त करती है। प्रश्न क्रमांक 10, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? उत्तर, हमें संविधान की जरूरत इन कारणों से है। पहला, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। दूसरा, संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। तीसरा, संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है। चौथा, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। पांचवा, संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। छठवां, संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। सातवां, संविधान सर्वोच्च कानून है, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या असमानता और क्या समानता दिखती है? लिखिए।
उत्तर, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण में असमानता। भारतीय संविधान का निर्माण विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार हुआ था, जबकि नेपाल के संविधान का निर्माण नेपाल में राजशाही के विरुद्ध हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस संविधान सभा का निर्माण 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर आम सहमति से किया था। संविधान निर्माण के साथ ही यहाँ राजशाही शासन का समापन हुआ, जबकि भारत में विदेशी शासन समाप्त हुआ था। भारत और नेपाल के संविधान निर्माण में समानताएं इस प्रकार है। भारत और नेपाल के संविधान के संदर्भ में समानता यह थी कि दोनों ही संविधान सभाओं का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना था। भारतीय संविधान सभा में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। दोनों ही संविधान सभाओं का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।